चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं सोनू तिवारी आज आप लोगों के लिए जो बिहार शिक्षक बहाली की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए मैं भूगोल पढ़ाने जा रहा हूं। क्योंकि ये बैच जो चल रहा है वो टारगेट करके चल रहा है बिहार शिक्षक बहाली को, जिसमें प्राइमरी 1 to 5, 9, 10, 11, 12 का जो एग्जाम होने वाला है आपका अगस्त में, उसके लिए आज हम भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। तो भूगोल में जहां जहां से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, जो फेवरेट है उसका, वही टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे और कोशिश करें कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये क्या कर लिया जाए, इसको कंप्लीट कर लिया जाए। कोशिश ये रहेगी कि 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, स्वागत करते हैं आप लोगों का और स्टार्ट करते हैं आज भूगोल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जियोग्राफी, जिसको क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। देखिए, बस आराम से बैठे रहिए। थोड़ा सा आज पहला लेक्चर है तो 15 से 20 मिनट थोड़ा सा मतलब उसको समराइज करेंगे, इसलिए कि उनको भी समझ में ना आ जाए, मतलब उनको भी समझ में आ जाए जो भूगोल का भाव भी नहीं जानते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी। इसके लिए आप लोगों को जिनको पता होगा थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ठीक है, तो चूंकि पृथ्वी के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में देखेंगे कि सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये बता दीजिए, उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आपको बता दें कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह 15 अरब वर्ष पहले का है। पहले का मतलब क्या है कि सर इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो 15 अरब वर्ष पहले। उस समय कौन रहा होगा जो ये देखेगा? आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि सर 15 अरब वर्ष पहले अगर जन्म होता है ब्रह्मांड का, तो हम लोग कैसे यकीन करें कि आप जो बताने वाले हैं वो सही है। तो देखिए, जितना कुछ बताया जाएगा इसकी उत्पत्ति के बारे में, वह सब वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होगा। किस पे होगा? वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होगा। ऐसे हवाई बात नहीं की जाएगी। ठीक है, आप क्लास को अटेंड कीजिए, आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे ही हुई थी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए जो अपना अपना थ्योरी दिए, अपना अपना सिद्धांत दिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कोई था नहीं, कुछ भी नहीं था उस समय, क्या रहा होगा यह अनुमान लगाया था। ये किस बेस पर आधारित है, तो इसको समझिए कि इसको ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देते जॉर्ज लेमेंटेयर, जो पढ़ेंगे हम लोग, जॉर्ज लेमेंटेयर। ये पढ़ेंगे। जॉर्ज लेमेंटेयर जो सिद्धांत दिए थे उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहता है वो? बिग बैंग थ्योरी। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बन गया कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन उसमें जो अभी तक सर्वमान्य सिद्धांत है वह जॉर्ज लेमेंटेयर का ही है, बिग बैंग थ्योरी। उसी को हम लोग देखेंगे। तो ये किस पे आधारित है समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने जीवन काल में, जब आपका जन्म होता है, जब से आप मतलब होश संभालते हैं, आपने देखा कि कहीं पे आपके पास एक वृक्ष था जिसकी हाइट थी 10 फीट। ठीक है, आप 50 साल बाद देख रहे हैं तो उसकी हाइट हो गई है 11 फीट। ठीक है, 100 साल बाद देख रहे हैं तो उसकी हाइट हो गई है 12 फीट। आप क्या अनुमान लगाएंगे कि प्रत्येक 50 वर्ष में यह क्या बढ़ रहा है, 1 फीट बढ़ रहा है। चूंकि यह 12 फीट का है तो इसका जन्म कब हुआ होगा, तो 50 गुणे 12 अर्थात 600 वर्ष पहले का यह पौधा जन्म लिया होगा। अब आपसे कोई कहे कि क्या आप 600 वर्ष पहले थे? नहीं थे, लेकिन अनुमान लगा लिया है जिस रेशियो से ग्रो कर रहा है उस रेशियो से इस समय पहले का रहा होगा। बात समझ में आ गई हमारी? तो चलिए, उसी बेस पे बिग बैंग थ्योरी हमारी क्या करती है, काम करती है। तो अब चलते हैं हम लोग बिना देर किए कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम लोग देखेंगे कि एक समय था जिस समय एक बिंदु हुआ करता था। जिस समय क्या हुआ करता था, वो एक बिंदु हुआ करता था। ठीक है, इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी, इस बिंदु क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी। इस बिंदु का नाम है और इस बिंदु का
जो घनत्व था वह कितना था, इनफाइनाइट था, अनंत था। अच्छा, घनत्व तो समझ में आ रहा है ना, द्रव्यमान पर इकाई आयतन में जितना होता है उसे क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का पर इकाई आयतन में जितना घन द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? ये कितना है, अनंत है। अनंत है तो सोच सकते हो कितना डेंस होगा, बहुत ही ज्यादा घना होगा। और उस समय जब घना था, अच्छा कब की बात बोल रहे हैं बाबू, ये हम बोल रहे हैं 15 अरब वर्ष पहले। अरब वर्ष पहले एक बिंदु हुआ करता था जिसका नाम सिंगुलैरिटी था, उसका घनत्व अनंत था, उसका ताप अनंत था। उसका ताप क्या था, अनंत था। घनत्व अनंत हो गया, ताप अनंत हो गया। यहां पे गुरुत्वाकर्षण, क्या बाबू, गुरुत्वाकर्षण क्या था, अनंत था। इतना सब कुछ था, अनंत था। अनंत गुरुत्वाकर्षण होने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को अपने तरफ क्या कर ले, खींच लेगा। और सभी ब्रह्मांड के सभी चीजों को अपने तरफ खींच लिया था, एक बिंदु में समाहित कर लिया था। अचानक एक समय क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है। इसमें क्या होता है वो, विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। और इस विस्फोट को महाविस्फोट कहा गया। महाविस्फोट, आज तक उतना बड़ा विस्फोट नहीं हुआ है। तो कब हुआ ये, 15, आज से 15 अरब वर्ष पहले हुआ था। किसमें हुआ था, सिंगुलैरिटी में हुआ था। इस सिंगुलैरिटी का डेंसिटी कितना था, तो अनंत था। उसका ताप कितना था, वो भी अनंत था। उसमें गुरुत्वाकर्षण कितना था बाबू, तो वो भी अनंत था। अब इसमें हो जाता है अचानक महाविस्फोट। अब जब महाविस्फोट होगा, तापमान इतना ज्यादा है तो सभी चीजें आप मतलब फैलेंगी। जैसा मान लो कि आप क्या करो कि एक मिट्टी का ऐसे गोला बनाओ, मिट्टी का, उसमें एक एटम बम रख दो। अच्छा, एटम बम वो परमाणु बम वाला नहीं, जो दिवाली में जो पटाखा फोड़ते हैं ना, बम जो आता है वो लगा दो, उसको आग लगा दो। उसके बाद देखो मिट्टी के टुकड़े टुकड़े क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे हवा में। उसी तरीके से जब यहाँ हुआ था, जहां पे घनत्व अनंत है, ताप अनंत है, गुरुत्वाकर्षण अनंत है, तो उसके बाद यहां से तीन चीजों का जन्म हुआ। तीन चीजों क्या हुआ बाबू, जन्म होता है। जन्म होता है किसका, किसका, समय का। महाभारत देखे हो ना, महाभारत में एक ऐसे घूमता हुआ आता है और कहता है कि मैं समय हूं। सुने हो ना, मैं समय हूं, मैं सब जानता हूं। तो यहीं से उसका जन्म होता है। जो समय वहां बोलता है ना कि मैं समय हूं, मैं सब जानता हूं, हर समय रहा हूं, मैं समय हूं, मैं काल हूं। तो वही समय का जन्म कब हुआ, जब महाविस्फोट हुआ तब हुआ। तो यहां से समय का जन्म होता है। अब क्या होता है, स्थान का जन्म हुआ। स्थान का जन्म हुआ और वस्तु का जन्म हुआ। इसके पहले ना तो स्थान था, ना तो समय था, ना तो वस्तु थी। क्लियर हो गया बाबू? तो महाविस्फोट के बाद तीन चीजों का जन्म होता है और यहां से चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया ये विस्फोट के बाद। अब देखो समय का कैसे हुआ, यहां से टुकड़ा टूटा इसका विस्फोट और यहां से यहां गया। तो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा समय, तो समय का जन्म हो गया। एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरा स्थान, मतलब ये भी स्थान का जन्म हो जाता है। और जो चीज गया वो क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो यहां से तीन चीजों का जन्म हुआ, समय का, स्थान का और वस्तु का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहां तक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये चारों तरफ फैल रहा था, एक तरफ नहीं, चारों तरफ, चारों तरफ। लेकिन चारों तरफ को लेकर के हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करें, किसी दो को पकड़ेंगे, ऐसे और ऐसे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जैसे ही विस्फोट हुआ उसके 1 घंटे के अंदर, मान लीजिए यहां एक टुकड़ा पहुंच गया, यहां एक टुकड़ा पहुंच गया, ठीक है ना, यहां एक टुकड़ा पहुंच गया और यहां एक टुकड़ा पहुंच गया। 1 घंटे के अंदर यहां पे दो चीजों का जन्म होता है। एक हुआ मूल कण, मूल कण, और दूसरा हुआ प्रतिकण, प्रतिकण। ये दो चीजों का सबसे पहले ब्रह्मांड में जन्म होता है। मूल कण क्या करना, फंडामेंटल, फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, और ये क्या है, एंटी पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स। ये दो चीजों का जन्म हुआ, मूल कण का और प्रतिकण का। अच्छा सर, मूल कण में क्या क्या आएंगे, तो मूल कण में आपके आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब आ जाएंगे। सर प्रतिकण में क्या आएंगे, मेसॉन आएगा, मेसॉन, मेसॉन। सर प्रतिकण क्या होता है, तो प्रतिकण का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मान लो हमारे पास दो मार्कर है, ठीक है,
तो एक ऐसे है जिसका सर हेड ऊपर है और एक ऐसे है जिसका हेड नीचे है। अगर दोनों को मिलाने पे ये जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब इसका अस्तित्व ही न बचे, तो एक का दूसरा प्रतिकण कहलाएगा। बात समझ आ रहा ना? प्रतिकण का मतलब क्या हुआ? एक कण का ऐसा अपोजिट कण जिसको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, उसे प्रतिकण कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ दो चीजों का जन्म होता है 1 घंटे के बाद, जैसे ही विस्फोट हो उसके घंटे के बाद, मूल कणों का और प्रतिकणों का। क्लियर है बाबू? अब देखिए, जब यहां मान लिए मूल कण का जन्म हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, इसके लगभग कहा जाता है कि 1 घंटे बाद, तो मतलब कहा जाता है तुरंत पश्चात, यहाँ पे हाइड्रोजन 1H1 कौन सा एटम जन्म लिया पहली बार? तो हाइड्रोजन जन्म लेता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया है, प्रोटॉन पाया है, न्यूट्रॉन नहीं पाया है। और यहां से अच्छा, यहां हाइड्रोजन बन गया और बढ़ने लगा, तो यहां भी हाइड्रोजन बनकर बढ़ने लगेगा, और जितनी ज्यादा मात्रा में मूल कण बनेंगे उतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बनेगा। तो हाइड्रोजन इधर भी बन रहा है, हाइड्रोजन इधर ही बन रहा है, हाइड्रोजन इधर भी, चारों तरफ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन। ठीक है? और बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बनेगा। आप सोचो कि हाइड्रोजन का बादल नहीं बन जाएगा पूरा। और यहां आगे बढ़ के देखते हैं, यहां पे तो ये हाइड्रोजन का पूरा क्या बन गया? बादल बन गया, जिसमें क्या है? हाइड्रोजन है, केवल और केवल हाइड्रोजन है। इसका बादल बन के तैयार हो गया, बादल बन के तैयार हो गया। ठीक है? उसके कुछ समय पश्चात जब चारों तरफ केवल हाइड्रोजन का बादल हो गया और एक दूसरे से भी दूर भाग ही रहा था, क्यों भाई? इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ था कि ये दूर नहीं जा रहा है, आज भी दूर जा रहा है। ठीक है ना? आज भी दूर जा रहा है, इसको आगे बताएंगे हम। ठीक है? तो हाइड्रोजन हो गया। अब एक समय ऐसा आया कि ये हाइड्रोजन 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 4 हाइड्रोजन मिल करके और क्या कर लिए? संलयन की क्रिया कर लिए, संलयन। और संलयन होने के बाद क्या बन गया? 2He4। सर ये तो केमिस्ट्री बताने लगे भूगोल में, भाई बताना जरूरी है, इसलिए कि यहाँ संलयन की अभिक्रिया आपसे पूछा जाता है। सूर्य के नाभिक में कौन सी अभिक्रिया होती है? क्या कहते हो? संलयन की अभिक्रिया। तो सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इसी संलयन से तो हुआ है, तो संलयन तो बताना पड़ेगा हमको। 1H1 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 बहुत सारे हाइड्रोजन के बादल हो गए। और जब हाइड्रोजन के 4 एटम एक साथ मिले और टेम्परेचर कितना, लगभग 10⁶ to 10⁷ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए नाभिकीय संलयन होने के लिए, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर जैसे ही मिला, अच्छा सर उसके पहले क्यों नहीं बन रहे थे? भाई इससे ज्यादा टेम्परेचर था। कितना था? इनफाइनाइट टेम्परेचर था। तो जब घटेगा धीरे धीरे तब जाके नाभिकीय संलयन हुआ। और जैसे ही नाभिकीय संलयन होगा, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा और बहुत सारा एनर्जी बनेगा, बहुत सारा एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? तो यहां आप देखेंगे कि अलग अलग, जैसे यहां बादल हो गए, यहां भी बादल होंगे, और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन स्टार्ट। मान लो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे नाभिकीय संलयन स्टार्ट हुआ, आग का गोला तेजी से यहाँ बनने लगा, ऊर्जा निकलने लगेगी यहाँ से, और नाभिकीय संलयन ऐसे 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 बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे जितने हाइड्रोजन होंगे सब धीरे धीरे हाइड्रोजन में कन्वर्ट, हीलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से। और यहीं से तारों का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ बाबू? तारा, स्टार। तारा मतलब स्टार, इसका जन्म होता है। जन्म तारा कैसे हुआ, समझ में आ गया? देखिए, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि महाविस्फोट हुआ 15 अरब वर्ष पहले, उसके तुरंत बाद मूल कण और प्रतिकण बने। मूल कण मिल करके पहला परमाणु जो बना वो हाइड्रोजन बना, और बहुत सारे हाइड्रोजन के बादल छा गए। हाइड्रोजन आगे चल के जब टेम्परेचर उसको 10⁻7 to 10⁶ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया स्टार्ट हो गई, हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होने लगा और ग्रुप में कन्वर्ट होने लगा। उसी को तारा कहा गया। उसी क्या कहा गया? तारा कहा गया। और असंख्य तारे एक साथ घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम। ऐसा नाचने का मतलब डांस करना म्यूजिक पर नहीं होता है, नाचने का मतलब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है ना? तो असंख्य तारे, जैसे यहाँ एक तारा बन रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, तारा बन रहा है, यहाँ तारा बन रहा है, यहाँ तारा बन रहा है, और बहुत सारे तारा जो है बादल, यहाँ पे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का बहुत बड़ा बादल, उसमें घना घना बादल हो गया कई जगह पे, और तारा हो गए। तो एक बहुत बड़ा बड़ा तारों का समूह बन के निकला, जिसे पूरा ये समूह बन के निकला, और इसको कहा गया निहारिका। क्या कहा गया? निहारिका। बात समझ आ गया? निहारिका। निहारिका क्या है? तारों का बहुत बड़ा, असंख्य तारों का समूह है। अच्छा, पूछा जाए कि सर निहारिका में कितने तारे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरबों तारे। अरबों कहने का मतलब अरब नहीं है, अरबों तारे, जिसकी काउंटिंग नहीं है। एक निहारिका में कितने तारे सर? अरबों तारे। ठीक है सर, जब बिग बैंग हुआ तो पूरा ब्रह्मांड जो बन रहा है उसमें निहारिका कितने? सोचो, चारों तरफ भाग रहा है, चारों तरफ हाइड्रोजन बन रहा था, तो निहारिका कितने? ब्रह्मांड में निहारिका कितने बाबू? अरबों। अरबों।
अभी आराम से समझो, दिमाग घूम जाएगा एकदम। समझिए बात को। एक निहारिका में अरबों तारे, बात समझ में आ रहा ना? ब्रह्मांड में अरबों निहारिका, मतलब हमारे ब्रह्मांड में अरबों निहारिका हैं। कितनी संख्या में? अरबों में। एक निहारिका में कितने तारे? अरबों तारे। उस तारों में से एक तारा है सूर्य। उस सूर्य का एक परिवार है जिसको कहते हैं सौर मंडल। उस सौर मंडल में 8 ग्रह, कई उपग्रह, कई क्षुद्र ग्रह ऐसे पाए गए। उसमें से हमारा एक पृथ्वी है। पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं, 200 से ऊपर देश हैं। उसमें से एक हमारा है भारत। बात समझ में आ रहा है? एक है हमारा भारत। अब भारत में कई जिला हैं, कई राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से एक राज्य है बिहार। उस बिहार में कई जिले हैं। उसमें से एक जिला है तुम्हारा। उस जिले में बहुत सारे ब्लॉक हैं। उसमें से एक ब्लॉक है तुम्हारा। उस ब्लॉक में बहुत सारे पंचायत हैं। उसमें से एक पंचायत है तुम्हारा। उस पंचायत में बहुत सारे गांव है। उसमें से एक गांव है तुम्हारा। उस गांव में बहुत सारे घर हैं। उसमें एक घर है तुम्हारा। कितना जमीन तुम्हारा इस ब्रह्मांड में, अपना काउंट कर लो। अगर किसी को कोई कभी घमंड आ जाए ना कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना जमीन है, इतना जायदाद है, तो एक बार उसको ये वीडियो दिखा देना है कि सोनू सर बता रहे थे कि ब्रह्मांड में अस्तित्व क्या है तुम्हारे जमीन की। बात समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति और निहारिका की उत्पत्ति आपको समझा दिया गया। ठीक है? निहारिका की उत्पत्ति, तारों का जन्म कैसे हुआ? हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया स्टार्ट हुई और असंख्य तारे बन गए। असंख्य तारे एक साथ झुंड में घूम रहे थे। असंख्य तारे एक साथ झुंड में घूम रहे थे, उसे निहारिका कहा गया। और पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी निहारिकाएं क्या हो रही थी? घूम रही थी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये नोट कर लेंगे आप लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे गैलेक्सी, मतलब निहारिका। क्या देखेंगे? निहारिका, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ब्रह्मांड में असंख्य निहारिका हैं, असंख्य गैलेक्सी हैं। ठीक है? तो उसमें हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है बाबू? मिल्की वे। तो आपसे पूछा जाएगा मिल्की वे क्या है, तो गैलेक्सी है अर्थात निहारिका है, या कहते हैं उसको दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है? तो ये क्या है? तारों का समूह है। तारों का समूह है। अब हमारी जो दुग्ध मेखला है वो कैसे दिखती है? तो देखिए, जितने निहारिका हैं, यहां बताते हैं, जितने निहारिका हैं उनका आकार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है वो? 3 प्रकार का होता है। एक होता है दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार। एक होता है सर्पिलाकार, और एक होता है आकार, जिसका कोई आकार नहीं है। एक होता है दीर्घ वृत्ताकार बहुत बड़ा, एक होता है सर्पिलाकार, एक होता है आकार जिसका कोई आकार नहीं होता है। तो हमारी जो दुग्ध मेखला है वो कैसी है? सर्पिलाकार है। उसे कैसी है? सर्पिलाकार है। मतलब ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 3 उसके बाह हैं, 3 बाह हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बीच में जो होता है ना जी, बीच में इसको क्या कहते हैं? वल्ज। वल्ज क्या कहते हैं? वल्ज कहते हैं। और ये जो होता है वल्ज होता है, वहीं क्या होता है? ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल होता है। अच्छा चलिए, ब्लैक होल को यहीं पे बता देते हैं। ब्लैक होल का कोई परिभाषा पूछे क्या होता है, तो आप ये कहना कि वह ब्रह्मांड में वह स्थान, ब्रह्मांड में स्थित वह स्थान जहां पे अनंत गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता हो, अर्थात वहां से कोई वस्तु रिटर्न ना जाए, उसको सबको अपने में समाहित कर लो, क्या कहलाता है? ब्लैक होल कहलाता है। तो यहाँ पे अनंत गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ पे वल्ज होता है, वल्ज। यहाँ पे क्या है? अनंत गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात हमारी निहारिका, कोई भी निहारिका अर्थात हमारी दुग्ध मेखला कि केंद्र में वल्ज होता है जो ब्लैक होल होता है। और इसी कारण से इसमें चारों तरफ जो तारे हैं वो घूमते रहते हैं, इसी के चारों तरफ और अपना चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है? अब यहां पे देख लीजिए, अगर पूछ दे तो प्रथम वाला जो क्षेत्र है यहां पे पुराने तारे पाए जाते हैं, पुराने तारे पाए जाते हैं। ठीक है? यहां पे 2 नंबर जो है वहां पे कौन से? तो प्रौढ़ावस्था वाले या युवा तारा पाया जाता है, दूसरे वाले जो आर्म्स है उसमें। और तीसरे वाले में
नया, नवीन बनता रहता है जो तारा, वो कहाँ रहता है? पहले तीसरे वाले में, पहले वाले में पुराने वाले, प्रौढ़ावस्था युवावस्था दूसरे वाले में। तो सर हमारा जो ये मान लिया कि हमारा दुग्ध मेखला हो गया, इसमें वल्ज हो गया, ठीक है, ब्लैक होल हो गया। अब इसमें हमारा जो सूर्य है जिसका परिवार को हम कहते हैं सौर मंडल, वो कहाँ पे है? तो वो दूसरे वाले बाह में इसके पास है। यहाँ पे हमारा क्या है? सौर मंडल है, सौर मंडल है। तो क्या सर अगर यहाँ पे हमारे दुग्ध मेखला में अरबों तारे हैं तो अरबों सौर मंडल होंगे उसके? हाँ, सभी तारों के पास लगभग माना जाता है कि उसके पास क्या है? सौर मंडल उसके पास भी होता है। अब सौर मंडल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा तारा का नाम क्या है? सूर्य है। हमारे तारे का नाम क्या बाबू? सूर्य है। इसीलिए उसके परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आ गया कि नहीं? चलिए अब यहां पर हम देखते हैं एक शब्द आता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला पूछा गया क्वेश्चन है कि ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला क्या है? आप क्या कहोगे? समझो, जैसे हमारा भारत हो गया, ये मान लो हमारा पूरा भारत हो गया। अब यहाँ पे हम पूछे कि बंगलौर क्या है, तो आप क्या कहोगे? हमारे भारत में एक ऐसा जगह है जो सिटी है, बहुत बढ़िया व्यवस्थित जगह है। तो आप क्या कहोगे? ओरियन नेबुला क्या है? हमारे दुग्ध मेखला में स्थित, हमारे दुग्ध मेखला में स्थित व्यवस्थित तारों का समूह है। क्या है वो? व्यवस्थित तारों का समूह है। अच्छा, यहां बना रहे हैं इसका मतलब यहीं पे नहीं है, इस दुग्ध मेखला में कहीं ना कहीं है जो क्या है? यहां पे उपस्थित है। क्लियर है बाबू? अब देखिए सर, हमारा जो सूरज है, हमारा जो सन है, यह क्या चलता है? परिक्रमा करता है। हाँ, परिक्रमा करता है। किसका परिक्रमा करता है? हमारा इसी का ये ब्लैक होल का परिक्रमा करता है, अर्थात हमारे दुग्ध मेखला का परिक्रमा करता है। और दुग्ध मेखला की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो 25 करोड़ वर्ष बाद आज से काउंट कर लेना आप लोग कि एक बार सूर्य क्या कर लिया? घूम लिया चारों तरफ। और जब एक बार सूर्य अपनी दुग्ध मेखला को, अपने गैलेक्सी को घूम लेता है, उसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे जितना ये सब पढ़ रहा हो ना, सब कुछ आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो पूर्वज रहे हैं, ऋषि महर्षि रहे हैं, वो जो गणना करके चले गए, उसके तरफ अभी आज के वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं। आप वेदों में उठा के पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी का एक क्षण हमारे कई साल के बराबर होता है। ब्रह्मा जी कहाँ रहता है? ब्रह्मांड में। भाई यही मान्यता है ना। तो ब्रह्मांड वर्ष कितने दिन का? एक ब्रह्मांड वर्ष हमारे 25 करोड़ वर्ष का। तो ब्रह्मांड का एक क्षण हमारे कई वर्ष का हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का एक क्षण हमारे कई साल के बराबर होता है। बात समझ आ गया? तो 25 करोड़ वर्ष क्या है बाबू? सूर्य अपने गैलेक्सी के, अपने दुग्ध मेखला के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरा करने में जितना समय लेता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्लियर हो गया यहां से? ओरियन नेबुला क्या है बाबू? हमारे आकाश गंगा में, हमारे दुग्ध मेखला में स्थित व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट और यहां पे देते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है प्रतिसरण का नियम क्या है? प्रतिसरण का नियम क्या है? प्रतिसरण का नियम। तो प्रतिसरण का नियम अभी आपको बताया हम कि जैसे ही विस्फोट हुआ सभी पदार्थ दूर अपने से जा रहे हैं। आज भी एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही है। जैसे मान लो कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? हम यहाँ से इस पेन को ऐसे करके छोड़ रहे हैं, देख रहे हो यहाँ डिस्टेंस कितना है? अब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देख रहे हो दूरी बढ़ रही है, ऐसे दूरी बढ़ रही है। जितना समय आगे बढ़ता जाएगा दूरी बढ़ती जाएगी। अर्थात मान लेते हैं कि जब विस्फोट हुआ था उस समय एक गैलेक्सी यहाँ थी, एक गैलेक्सी यहाँ थी, मतलब निहारिका यहाँ थी, ये दोनों अब क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। आज भी दूरी बढ़ रही है। बात समझ में? आज भी दूरी बढ़ रही है। ये कौन बताया? ये बताया हर्बल। कौन बताया? हर्बल नहीं, हब्बल। हब्बल यहां दिख रहा है, हब्बल। ये हर्बल शैम्पू का याद आ गया। ठीक है, तो हब्बल साहब बताए कि क्या होता है? दूरी बढ़ती है। अच्छा, पूछे कि सबसे पहले ब्रह्मांड को देखा कौन? तो गैलीलियो। देखे कौन? गैलीलियो। लेकिन टेलीस्कोप से देखा गया कब? हब्बल के द्वारा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे सौर मंडल। चलिए तो अब इसको मिटा देते हैं और हम लोग देखने वाले हैं अब अपना सौर मंडल।
यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि निहार का क्या है, हमारा दूध मेखला क्या है। देखिए आप लोग वन लाइनर पढ़ेंगे ना तो उसमें जैसे कई लोग कहते हैं लुसेंट देख लीजिए, ज्योग्राफी समझ में आ जाएगा। भाई ज्योग्राफी समझने के लिए आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्या देखेंगे, सौर मंडल। सौर मंडल अर्थात इसका मतलब क्या होता है, सूर्य का परिवार। सूर्य का परिवार, सौरमंडल का मतलब क्या हुआ, सूर्य का परिवार। अब यहां पे सूर्य के परिवार में सौरमंडल में कौन कौन पाए जाते हैं, तो तारा पाया जाएगा। तारा, तो हम लोग तारा के बारे में पढ़ेंगे। तारा का मतलब क्या हो गया बाबू, सूर्य। किसके बारे में, कौन सा तारा, सूर्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाएगा, ग्रह पाए जाएंगे, ग्रह के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या पाया जाएगा, उपग्रह पाए जाएंगे, उपग्रह पाए जाएंगे। उसके बाद क्या पाए जाएंगे, क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे, क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे। उल्का पिंड पाया जाएगा, उल्का पिंड। उसके बाद क्या देखेंगे, उल्का पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कुछ याद आएगा तो बता दें, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर तारा क्या होता है, उसके बाद देखेंगे सूर्य क्या होता है। तो तारा उम्र के हिसाब से और चमक के हिसाब से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू, दिखाई दे रहा है ना जी, 3 प्रकार का होता है। जब वह युवा होता है, जब वह युवा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं नीला तारा। क्या कहते हैं, नीला या सफेद तारा, ठीक है, उसका कलर होता है। उसके बाद जब प्रौढ़ावस्था से ढलान की तरफ जाने लगता है तो उसे कहते हैं पीला तारा। और उसके बाद से जब वह वृद्धावस्था में आता है तो उसे कहते हैं लाल तारा। क्या कहते हैं, लाल तारा। तो तारा के बारे में हम देख रहे हैं कि सर तारा के उम्र के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं कि जब युवा अवस्था में रहे, प्रौढ़ावस्था में रहे, बन रहा है तो क्या है, नीला या सफेद है, मतलब चमक उसकी हाई होगी। उसके बाद जब ढलान की तरफ में जाने लगेगा तो पीला तारा बन जाएगा, उसका कलर कैसा होगा, पीला हो जाएगा। और अंत में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, रेड स्टार, लाल तारा इसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सर अप्रॉक्स उम्र कितना होता है, तो आप मान के चलोगे 10 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष। तो सर हमारा जो सूर्य है ये भी तो उतना ही होगा। हाँ, इसका उम्र कितना है, 4.5 अरब वर्ष पूरा कर चुका है, पूर्ण हो गया है इसका उम्र, मतलब आधा लगभग ये पूर्ण कर लिया है। तो इसका मतलब सर कैसा दिख रहा होगा, तो ये सफेद या पीलापन में अब झलकेगा। इसका लाइट कैसा होगा, सफेद या पीला। गैस जलता है, स्टार्ट होता है गैस जलाना तो बहुत तेज जला होगा, बहुत तेज, जैसे कहते हैं फुल गैस कर दो तो कैसा जलने लगता है, नीला या सफेद। स्टार्टिंग में कैसा जलेगा, हल्का हल्का जला होगा तो लाल जलेगा, उसके बाद कैसा जलेगा, पीला जलेगा, ठीक है। तो हमारा सूर्य इस समय सफेद या पीलापन में है, मतलब आधा उम्र अपना व्यतीत कर चुका है। तो तारा ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि सर तारों की मृत्यु होती है, तो हाँ तारों की मृत्यु होती है। तारा की क्या होती है, मृत्यु होती है। और मृत्यु कैसे होती है, यहां पे देखिए, तो इनके मृत्यु का 2 तथ्य है। क्या तथ्य है बाबू, 2 तथ्य है। पहला, अगर चंद्रशेखर सीमा, यहां लिख देते हैं बाबू, चंद्रशेखर सीमा, ये क्या है, तो देखिए चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये खोज करके बताया कि अगर किसी भी तारे का उम्र, सॉरी किसी भी तारे का वजन सूर्य के वजन के 1.44 गुना होगा। ध्यान समझिएगा, चंद्रशेखर साहब ने बताया कि अगर किसी तारे का वजन मतलब उसका भार सूर्य के भार का 1.44 गुना, भार का हो या आकार का हो बात वही है, 1.44 गुना हो या इससे क्या हो, कम हो, इससे कम हो, तो वह तारा जब मरता है, मतलब उसकी जब मृत्यु होती है। अच्छा तारे की मृत्यु कैसे होगी सर, जब हाइड्रोजन, जैसे मान लो यहाँ पे है तो हाइड्रोजन धीरे धीरे जलते जलते ऐसा हो जाए कि हाइड्रोजन अब समाप्त हो जाए और टोटल हीलियम में कन्वर्ट हो जाए, तो नाभिकीय संलयन होगा, नहीं होगा। और जब नाभिकीय संलयन नहीं होगा तो ऊर्जा निकलेगी, नहीं होगी। और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, काला तारा में कन्वर्ट हो जाएगा, काला तारा में। पहले किस में होगा, तारा है ये, सफेद तारा में कन्वर्ट होगा, सफेद तारा में, उसको ऐसे काला तारा में, उसको ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये कब, जब सूर्य के द्रव्यमान के या सूर्य के आकार के 1.44 गुना से कम हो या बराबर हो।
अगर उससे अधिक हो, उससे क्या होगा, वो अधिक हो, अधिक हो, तब क्या होगा, अगर सूर्य के आकार के या द्रव्यमान के 1.44 गुना बड़ा हो तब क्या होगा, तब ये तारा जो होगा वह धीरे धीरे लाल तारा बनेगा। क्या बनेगा, लाल तारा बनेगा, रेड। ठीक है, और लाल तारा बन करके जब इसके अंदर में देखिए, जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर में 3 कोर पाए जाते हैं, एक लेयर कोर कहते हैं, मेंटल कहते हैं और क्रस्ट कहते हैं, उसी प्रकार से तारों में भी पाया जाता है। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जैसे समाप्त होगी, ये बहुत ही हाई डेंसिटी वाले सॉलिड में क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि लोहा में बदल गया, और यहाँ पे इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगी कि यह अपने इर्द गिर्द वाले अपने ही ऊपरी परत को तोड़ करके अपने में खा जाएगा। और जब वहां पे खा जाएगा तो एक बहुत बड़ा यहाँ क्या होगा, विस्फोट होगा। टूटेगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा। और इस विस्फोट के बाद यहां से न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन बहुत तेजी से घूमना स्टार्ट कर देंगे। क्या घूमेंगे, न्यूट्रॉन घूमेंगे। और इन्हीं तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन को पल्सर कहा जाता है, पल्सर। और ये इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा। आज बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में कि न्यूट्रॉन तारा क्या है, तो आप क्या कहोगे, जब कोई तारा, बहुत बड़ा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से अधिक हो, वैसा तारे की जब मृत्यु होती है तो न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। कैसे, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके अंदर कोर में गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और यह अपने बाहरी परतों को तोड़ करके अपने अंदर क्या कर लेता है, समा लेता है, और एक विस्फोट होता है और न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। और इस तेजी से घूमते हुए, बहुत तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन को पल्सर कहा जाता है। इसी से पल्सर बाइक का नाम रखा गया, पल्सर, बहुत तेजी से घूमने वाला। ठीक है ना, न्यूट्रॉन तारा बन गया। और न्यूट्रॉन तारा आगे चल के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और किसका निर्माण करता है, ब्लैक होल का, ब्लैक होल का। दोस्तों आप कहोगे कि सर ब्लैक होल कैसा दिखता है, तो ब्लैक होल को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। कौन देखेगा भाई, इतना इनफाइनाइट उसमें ग्रेविटी होता है, किसी भी चीज को खींच लेता है। अरे भाई, लाइट को रिटर्न नहीं होने देता है। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, रिफ्लेक्ट होता है तभी तो दिखाई देता है ना, तो ये लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। तो आज तक कुछ भी, हाँ तो सर कैसे कहते हैं ब्लैक होल है। मान लीजिए कि हम यहाँ से पैदल चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और जैसे ही यहाँ आए, गायब, खत्म हो गए। वहां बैठा व्यक्ति वेट कर रहा है कि यहाँ से कोई आएगा, अच्छा ठीक है, तो दूसरा कोई व्यक्ति जा रहा है, फिर दूसरा इंतजार कर रहा है, यहाँ खत्म। मतलब यहाँ से इस स्थान से कुछ भी जा रहा है तो गायब हो जा रहा है, तो हम कहेंगे, और दिखाई भी नहीं दे रहा क्यों गायब हो रहा है, तो क्या कहेंगे, यहाँ ब्लैक होल है। ठीक है, तो ब्लैक होल का निर्माण होता है जब बड़े तारों की मृत्यु होती है तब। क्लियर हो गया। तो यहाँ तारा के बारे में हमने बता दिया। तारा के 3 कैटेगरी, युवा, प्रौढ़, वृद्धा। युवा में रहेगा नीला या सफेद उसका कलर होगा, उसके बाद से प्रौढ़ा से बाद में पीला होगा और लाल तारा कहलाएगा जब उसका अंतिम स्टेज आ जाएगा। इसकी मृत्यु जब होगी तो 2 कंडीशन, एक लिमिट लगा दिया कि यहां से अगर पहले वाले हो तो इधर मरोगे, यहां से इधर वाले तो इधर मरोगे। अगर एक लिमिट से सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम है तो तुम सफेद तारा बन के, काला तारा बन के खत्म हो जाओगे। अगर 1.44 से अधिक है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे अंदर विस्फोट होगा, तुम अपने इर्द गिर्द सभी चीज को अपने अंदर में समाहित कर लोगे, और जब विस्फोट के बाद आप न्यूट्रॉन तारा बनोगे जिसको पल्सर कहा जाएगा, फिर आप ब्लैक होल का निर्माण करोगे। ठीक है, तो ये लिमिट किसने डिसाइड की, किसने खोजी, ये खोजा गया प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के द्वारा, जो कि भारतीय मूल के थे। इसी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इसको क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर को किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, तो आप क्या कहोगे, चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण करने के लिए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा 1.44 गुना से बड़ा हो, कम हो, ये सब बता पाना बहुत भाई महान लोग हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा तारा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि हमारे सौर मंडल में तारा अर्थात सूर्य है, तो तारा के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया। एक चीज और देख लीजिए कि तारा तो हम लोग देख लिए सर, तारा मंडल बता दीजिए क्या होता है, तारा मंडल। तो तारा मंडल क्या है, हमारे गैलेक्सी में, हमारे गैलेक्सी मतलब दुग्ध मेखला में सुंदर तारों का, सुंदर तारों का समूह, तारों का समूह क्या कहलाता है, तारा मंडल कहलाता है। सुंदर तारों का समूह क्या कहलाता है, तारा मंडल कहलाता है।
जैसे तारामंडल, सुंदर तारों का समूह, सप्तऋषि तारा का नाम सुने होंगे आप लोग। सप्तऋषि, आप लाइट में रहोगे सुनोगे नहीं, रात में निकलना लाइट वगैरह बंद करके, ठीक है। उसके बाद देखना लगभग 9-10 बजे रात में कि ऊपर ऐसे 7 तारों का एक श्रृंखला दिखाई देगा, 7 तारों का श्रृंखला, उसे सप्तऋषि कहते हैं। काउंट करके देख लेना। उसके बाद से एक झिलमिलाता हुआ तारा इतना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा तारा नहीं दिखेगा, झिलमिलाता हुआ, लेकिन उसमें जब उसको देखोगे पर्टिकुलर तो वो गायब हो जाता है। और दूसरे तरफ देखोगे तो ऐसा फील होगा ना कि इतने दूर में ऐसे मतलब बहुत ही डेंस स्टार दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही देखो कहाँ दिख रहा है वो गायब हो जाता है, जैसे उसकी लाइट बहुत कम होती है। तो ऐसे समूहों क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। अच्छा, यही पे एक चीज और बताया था, ध्रुव तारा क्या होता है। तो आप सुने होंगे कि ध्रुव तारा की तरह अटल रहो। ध्रुव तारा हिलता नहीं अपने जगह से। लोग कहते हैं ध्रुव तारा जिधर दिखाई दे उधर चलते जाओ, उत्तर की तरफ चले जाओगे, जिधर दिखाई दे उधर चले जाओ, उत्तर की तरफ चले जाओगे। ध्रुव तारा हमेशा अपने सर पे दिखाई देता है, ठीक है ना, या उत्तर की ओर दिखाई देता है, और हमेशा उत्तर की ओर। लोग कहते हैं पहले टाइम मतलब दिशा भूल जाता था रात में, कहाँ किधर जाएं, तो क्या करते थे लोग, रात में ऐसे देखते थे ध्रुव तारा किधर, अच्छा ध्रुव तारा इधर है, मतलब ये उत्तर दिशा है, और उधर लोग क्या करते थे, चल देते थे। तो किस तरीके से ये होता है चलिए आपको बता रहा हूँ मैं। ग्लोब देना।